हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको साइंस का अनसॉल्व पेपर करवाने जा रहे हैं। साइंस में से जो आपका विज्ञान है कक्षा 10 का, उसमें से 3 खंड होते हैं। पहला खंड होता है भौतिक विज्ञान और दूसरा खंड होता है रसायन विज्ञान और तीसरा खंड होता है जीव विज्ञान। तो आपके भौतिक विज्ञान है उसके सारे सेट आपके डल चुके हैं, इसलिए पूरे सभी बच्चे अनसॉल्व पेपर हल जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। क्योंकि आपके एग्ज़ाम जल्दी आ रहे हैं और क्लासें बंद चल रही हैं, इसलिए ऑनलाइन क्लासें ही सारी दी जा रही हैं। और खंड खा का भी आपका 2019 और 2020 का डल चुका है। खंड गा हम डाल रहे हैं जीव विज्ञान। पार्ट नंबर 3 जो होता है आपका, तो 2020 से शुरुआत से है। सेट नंबर 1 एनजे। इसमें से सबसे पहले तो 4 बहुविकल्पी होते हैं, बाकी के बाद में क्वेश्चन होते हैं। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुविकल्पी में से तुक्का लगा देते हैं, इसलिए तुक्का ना लगाएं, सोच समझ के ही लगाएं और आंसर समझ करके ही लिखें। पहला है इसमें मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, यानी मनुष्य के हृदय में जो कोष्ठ होते हैं उनमें कितनी संख्या होती है। कोष्ठों भी पूछा जाता है, कई बार पूछता है कि मनुष्य के हृदय में कितने बेस्म पाए जाते हैं। कोष्ठ या बेस्म एक ही चीज होता है, ठीक है। तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठों की संख्या होती है, या पूछे तो 4 बेस्मों की संख्या होती है। उसमें 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, एक दायां अलिंद और एक बायां अलिंद, और एक दायां निलय और एक बायां निलय। तो इसका राइट आंसर होगा 4। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी द्वार कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, जिसमें आवागमन की क्रिया होती है। रंध्रों में, रंध्रों में इसलिए कहते हैं कि स्टोमेटा जानते होंगे आप, जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र के रूप में पाए जाते हैं उन्हें ही बोलते हैं रंध्र। और उन रंध्रों में से जो आपकी उनके वायु का आवागमन है और जल का वो होता है, तो वो क्रिया करते हैं, जिससे इन्हें द्वार कोशिकाएं भी बोलते हैं। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है गा नंबर, पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है, यानी पौधों में जो कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रजनन इसी को बोलते हैं, इसमें कौन सा भाग होता है कायिक प्रवर्धन के लिए, कौन सा भाग, जड़, तना, पत्ती, ये 4 ऑप्शन आपके दिए होंगे। उनमें से तना होता है, जो कायिक प्रवर्धन होता है आपका पौधों में, वो तना के भाग में होता है, तना वाले पौधों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, यानी जाइगोट में, ये इसी को युग्मनज भी बोलते, युग्मक बोलते हैं, सॉरी, इसी को युग्मक बोलते हैं हिंदी में। तो कई बार क्या होता है, अगर जाइगोट की जगह युग्मक लिखा हो तो आप कंफ्यूज ना हो। युग्मक या जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, इसमें होती है 2x। कितनी होती है, 2x। अगला क्वेश्चन है इसमें 10वें का नंबर, अभी 9 नंबर में बहुविकल्पी थे। जीवाश्म को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण के साथ से उसके महत्व को समझाइए, यानी जीवाश्म क्या है और उदाहरण भी समझाना है। जीवाश्म से ही समझ लीजिए कि बहुत पुरानी सी चीज पूछ रहा होगा इसमें। पत्थरों अथवा पहाड़ों पर प्राचीन काल में, यानी पत्थरों और पहाड़ों पर जो पुराने बहुत समय की बात है, प्राचीन काल के जंतु एवं पौधों के अवशेष पाए जाते थे। यानी पत्थरों और पहाड़ों में प्राचीन काल में जंतु क्या पाए जाते थे, अवशेष। अवशेष मतलब कहीं किसी के पैर, कहीं के पौधों के अवशेष पाए जाते थे, जंतु और पौधे के। इन अवशेषों को ही क्या कहते हैं, जीवाश्म। जो जंतु और पौधों के अवशेष मिलते थे उन्हीं अवशेषों को क्या कहते हैं, जीवाश्म। जैसे कि उदाहरण है, बर्फ में सुरक्षित जीवों में मौत, गैड़ा, मोलस्का जीवों के कवच आदि जीवाश्म की सहायता से हमें विभिन्न कालों में हुई घटनाओं का पता चलता है, और पौधों व जंतुओं के विकास के क्रम का भी पता चलता है कि पौधे और जंतु में किस प्रकार से विकास का क्रम बना रहा है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका खा नंबर, या का नंबर में दिया हुआ था, वायुवीय तथा अवायुवीय श्वसन में अंतर, इसी को बोलते हैं ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन में अंतर। क्योंकि 2 नंबर में आपका ये भी पूछा था जीवाश्म वाला, 2 नंबर का आपका ये भी है। वायुवीय तथा अवायुवीय में अंतर, यानी ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन एक ही चीज़ है, इसको ऑक्सी और अनाक्सी भी बोलते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वायुवीय और अवायुवीय किसे कहते हैं और ऑक्सी और अनाक्सी अलग, नहीं। वायवी को ही ऑक्सी बोलते हैं और अवायु को अनाक्सी बोलते हैं, ठीक है। तो वायवी क्या होता है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, क्योंकि ऑक्सी है, ऑक्सीजन है, तो वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। और अनाक्सी होता है जो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और यह ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण करता है। वायवी जो होता है वह ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण करता है, और अवायवी जो आपका होता है पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है इसमें, और होता है C2H5, और आगे देखेंगे C2H5 और CO2 आदि बनते हैं। इसमें क्या बनता है, C2H5 एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, उसमें ग्लूकोज का पूरा अपघटन हो जाता है।
अगला नंबर है इसमें, हालांकि 2 नंबर पूछे था इसलिए फिर भी हमने 3-3 कर दिए हैं। तो उनमें से कोई नंबर अगर आपका छूटता है तो भी करते, 2 नंबर का है तो 2 ही करें, बहुत है, पर्याप्त है इसमें। ठीक है, अगला है इसमें वायवीय श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा बनती है और अवायु में 24 एटीपी ऊर्जा बनती है। सॉरी 2 एटीपी, इसमें 2 एटीपी ऊर्जा बनती है। 38 एटीपी मतलब 673 किलो कैलोरी ऊर्जा लिख सकते हैं, या तो फिर जहाँ यहाँ पे लिखा है 2 एटीपी तो यहाँ 27 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, वन्य प्राणियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वन्य प्राणियां जो जीवों में पाए जाते हैं, वनों में पाए जाते हैं प्राणी, उनके बारे में वन्य प्राणियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। वन वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करता है। वन मतलब जहाँ पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वन सब बच्चे जानते होंगे। वन वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं जिनका व्यापारिक लाभ के लिए अवैध शिकार किया जाता है, यानी अपने आपसी व्यापार में लाभ करने के लिए उनका अवैध प्रकार से शिकार कर लिया जाता है और अवैध प्रकार से शिकार किया जाता है। और वन्य जीवों को उनकी त्वचा, जैसे त्वचा, चमड़े, दांत, फर, पंख, शल्क आदि के लिए मारा जा रहा है। इनका उपयोग अनेक उत्पादों के व्यापारिक उत्पादन में किया जाता है। इस कारण से खाद्य श्रृंखलाएं प्रभावित होती हैं और परितंत्र का पर्यावरणीय संतुलन भी बिगड़ रहा है। वन्य इसके कारण से जो शिकार किए जाते हैं इससे क्या होता है, परितंत्र का पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ रहा है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि अपने फायदे के लिए जीव जंतुओं को मार डालते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 पादप हार्मोन्स के नाम लिखिए। सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है क्योंकि आपके ये हार्मोन्स वाला आपके चैप्टर से कटा हुआ है 2020 में, वो 2021 और 22 में। फिर भी अगर इसमें आंसर पेपर में दिए हुए हैं तो हम सारे क्वेश्चन आपके कराएंगे। तो इसका 2 पादप हार्मोन्स का नाम होता है ऑक्सिन, नोट कर लें बच्चे, ऑक्सिन, 1 मिनट, ऑक्सिन, और दूसरा होता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन, ये ऑक्सिन और जिब्रेलिन आपके ये 2 पादप हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ब्रह्मांड अथवा नेफ्रॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। ब्रह्मांड अथवा नेफ्रॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है और इसके कार्यों का वर्णन करना है। तो सबसे पहले आप कार्य देख लें, इसके बाद हम आपका चित्र का वर्णन दिखा देते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं, ये आपका रहा चित्र, ये है आपका ब्रह्मांड अथवा नेफ्रॉन का। ब्रह्मांड अथवा नेफ्रॉन मतलब वृक्क नलिका का चित्र बनाना है, ना कि आपको वृक्क का बनाना है जो सेम के आकार का होता है। यहाँ पे ब्रह्मांड अथवा नेफ्रॉन कह रहा है तो यहाँ पे वृक्क नलिका का चित्र बनाएंगे, जो कि आपका ये रहा। ये इसमें आरोही भुजा होती है, कोशिका जाल होता है जो ये टेढ़ी मेढ़ी आकार का होता है, और ये अपवाही धमनियाँ होती है, ऊपर दूरस्थ कुंडली होती है, संग्रह नलिका, और ये आपका जो लंबा सा होता है ये पिरामिड होता है। ये आपका रहा ब्रह्मांड अथवा नेफ्रॉन की संरचना। तो जो बच्चे कंफ्यूज हों तो क्लियर कर लें बच्चे कि वो वृक्क अलग है और ब्रह्मांड और नेफ्रॉन अलग है। ब्रह्मांड अथवा नेफ्रॉन वृक्क नलिका को ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए इनके कार्य देख लेते हैं क्या है ब्रह्मांड की। इसका प्रथम कार्य सबसे पहले होता है रुधिर से यूरिया व नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थों को हटाना होता है। सबसे पहला कार्य क्या है, रुधिर से यानी जो ब्लड में यूरिया व नाइट्रोजन अनेक प्रकार के वर्ज्य पदार्थ होते हैं उनको हटा देता है। और इसके अन्य कार्य होते हैं अमोनियम विष औषधियाँ जब आदि की मात्रा को रुधिर से कम करके रुधिर की समस्थैतिकता को बनाए रखता है। क्या करता है, इसके अन्य कार्य हैं अमोनियम विष औषधियाँ जब आदि कई मात्रा में रुधिर से कम करके रुधिर को समस्थैतिकता, यहाँ पे सॉरी समस्थैतिकता है तो मतलब होम्योस्टेटिस इसको बोलते हैं। समस्थैतिकता या होम्योस्टेटिस यानी शरीर का संतुलन बनाए रखता है ये। अगला है यह मूत्र का निर्माण तथा चयनात्मक पुनरावशोषण द्वारा लाभदायक पदार्थों को वापस रुधिर में पहुंचाने का कार्य करता है। यानी यह मूत्र का निर्माण करके जो चयनात्मक पुनरावशोषण द्वारा लाभदायक पदार्थ होते हैं तो वापस मिश्रण करके रुधिर में पहुंचाने का भी कार्य करता है, जो आपका ये ब्रह्मांड होता है। ये आपके ब्रह्मांड की संरचना रही, अभी भी दिखाया था, देख लीजिए, ये आपके ब्रह्मांड की संरचना है। अगला है इसमें अथवा में भी जो पूछा है, लामार्कवाद एवं डार्विनवाद में तुलना कीजिए। अंतर यानी तुलना का मतलब क्या होता है, अंतर दोनों में पूछ रहा है।
तो सबसे पहले लैमार्कवाद का देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा है इसमें क्योंकि उनके बारे में बताना पड़ता है ना अंतर में। लैमार्कवाद और डार्विनवाद के जो नियम हैं इनके थोड़ी से बड़े हैं, इसी के अनुसार उनकी अंतर लिखेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई शर्त में भी पूछा गया है लैमार्कवाद और डार्विनवाद आपका। लैमार्क के अनुसार होता है कि जिराफ की पूर्वज छोटी गर्दन थी, यानी लैमार्क ने कहा जिराफ के पूर्वजों की छोटी सी गर्दन थी। जो जिराफ पुराने थे, बहुत से पूर्वज थे, उनकी छोटी गर्दन थी और वो छोटे कद के भी थे, लेकिन वो ऊंचे वृक्ष की पत्तियां तक पहुंचने के लिए, जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे उनकी पत्तियों को खाने के लिए दौड़ते थे या उचकते थे, पहुंचते थे। उनके लिए अपनी गर्दन को क्या करते थे, ऊपर की ओर खींचते थे और अंगली टांगों को उचका कर मतलब ऊपर उठ करके वे पत्तियां तक पहुंचने की कोशिश करते थे, जिसके कारण जिराफ की अगली टांगे और गर्दन क्या होती गई, लंबी होती गई। इसमें लिखा नहीं है क्योंकि हम वर्णन बता रहे हैं कि क्या होता है, जिसके कारण जिराफ की अगली टांगे और गर्दन लंबी होती गई, ऊंची होती गई, क्योंकि वो आगे ऊंचे पेड़ पौधों की पत्तियों तक पहुंचने के लिए। और डार्विनवाद ने कहा जिराफ के पूर्वज की विभिन्न विभिन्न लंबाई की गर्दन वाले थे और यह विभिन्नता आनुवंशिक है। मतलब उन्होंने कहा कि जिराफ के जो पूर्वज थे जैसे उसी प्रकार से अब भी हैं, यानी कि ये की आनुवंशिक लक्षण है। लैमार्कवाद ने कहा दूसरा नियम है लंबे वृक्ष से भोजन प्राप्त करने के लिए लगातार खिंचाव के कारण अगली पीढ़ी की संतानें कुछ लंबी गर्दन वाली हो गई। उन्होंने कहा कि जब लंबे वृक्ष से भोजन प्राप्त करने के लिए लगातार उन पर खिंचाव पड़ता रहा, तो जब अगली पीढ़ी की संतानें यानी उनके जब बच्चे पैदा हुए अगली बार दोबारा से, तो उनकी गर्दन क्या हुई, लंबी हुई, लंबी गर्दन वाले ही पैदा हुए थे। और डार्विनवाद ने क्या कहा, भोजन के लिए प्रतियोगिता एवं संघर्ष के कारण, यानी वो भोजन प्राप्त करने के लिए एक प्रतियोगिता करते थे, संघर्ष करते थे, जिसके कारण उनकी लंबी गर्दन वाले जिराफ अधिक उपयुक्त पाए गए और प्राकृतिक चयन के कारण जीवित रहे तथा छोटी गर्दन वाले जिराफ समाप्त होते चले गए। यानी वो अपना संघर्ष करते रहे बड़ी गर्दन वाले, इसलिए वो प्राकृतिक चयन रूप से अभी भी पाए जाते हैं, और जो ये छोटी गर्दन वाले होते हैं वो क्या हो गए, समाप्त होते चले गए। प्रतियोगिता एवं संघर्ष के फलस्वरूप इन्होंने तीसरा नंबर क्या कहा, देखिए लैमार्क ने पहले क्या कहा, लैमार्क का देखेंगे। लैमार्क के मतानुसार कहा कि जिराफों में टांगों तथा गर्दन के अत्यधिक, यानी लैमार्क के मतानुसार या लैमार्क के अनुसार जिराफों में टांगों तथा गर्दन के अत्यधिक उपयोग से इन अंगों की लंबाई पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई और इससे लंबी टांगों व लंबी गर्दन वाले आधुनिक जिराफ का विकास हुआ। यानी फिर जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई तो उनकी लंबी टांगे वाले और लंबी गर्दन वाले जिराफ का विकास हुआ, उन्होंने ये कहा। लेकिन इन्होंने डार्विनवाद ने क्या कहा इसके बारे में, प्रतियोगिता एवं संघर्ष के फलस्वरूप प्राकृतिक वर्ण से केवल लंबी गर्दन वाले जिराफ ही शेष बचे रहे, इनकी संख्या वृद्धि होती रही। मतलब इनकी जो शेष छोटे गर्दन वाले थे वो समाप्त हो चुके, यानी विलुप्त हो गए, और लंबी गर्दन वाले ही बचे रहे और इनकी संख्या भी वृद्धि होती रही और आधुनिक जिराफ का विकास हुआ। ये आपका रहा लैमार्क और डार्विनवाद के जिराफ में अंतर था, जो जिराफ के बारे में उन्होंने अपने अपने मत व्यक्त किए थे। चलिए अगला प्रश्न है, द्विगुण संकरण की सहायता से मेंडल के वंशागत नियमों को समझाइए। देखेंगे द्विगुण संकरण क्या होता है। ये जब दो तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षणों को ध्यान में रख करके संकरण कराया जाता है, तो यानी जब दो तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षणों को ध्यान में रख करके संकरण कराया जाता, तुलनात्मक मतलब दोनों अलग अलग पौधे लेकर के आनुवंशिक लक्षणों को संकरण आपस में क्रॉस कराया जाता है, तो इसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। F1 पीढ़ी में प्रभाविता का नियम अनुसार प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होंगे और युग्मक के निर्माण के समय तुलनात्मक लक्षणों के जीन पृथक होकर के युग्मकों में पहुंचते हैं। किस में पहुंचते हैं, युग्मक यानी जाइगोट में पहुंचते हैं, और F1 पीढ़ी के युग्मक परस्पर मिल करके F2 पीढ़ी बनाते हैं, यानी F1 में जो पहुंचते हैं जाइगोट वही मिल करके F2 पीढ़ी में बनाते हैं। जैसे 9:3:3:1 का फिनोटाइप अनुपात में प्रदर्शित होते हैं। फिनोटाइप मतलब जो जीन अपने प्रदर्शित करते हैं, प्रभावी लक्षण होते हैं। F2 पीढ़ी में युग्मकों को अनियमित रूप से मिलते रहें और नए नए संयोग बनते रहें। जैसे पीला गोल, ये आप देखेंगे यहाँ पे, ये है आपका पीला गोल हरा झुर्रीदार, वाई कैपिटल वाई और कैपिटल आर, और यहाँ स्मॉल वाई और स्मॉल आर से जब क्रॉस कराएंगे तो आपका बनेगा ये संकर युग्मक, संकर पीला गोल युग्मक। जाइगोट का निर्माण होगा कैपिटल वाई
कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। स्वनिषेचन यानी स्वपरागण, जब फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्रिया संकरण कराया जाएगा तो आपका शंकर पीला गोल बनेगा। ये आपका द्विसंकरण संकरण रहा और ये इस प्रकार से है जो ये यहाँ पे जो बताया गया है कि अभी आपका ये संकरण कराने पर जो आपका लिया गया है तो इन्हीं का जब फिर से संकरण कराएंगे तो एक वाई क्रॉस कराने पर, सॉरी यहाँ पे आधा आधा हो रहा है, 1 मिनट, ये एक वाई आपका जो ये क्रॉस कराएंगे इसको तो एक वाई एक आर यहाँ बनेगा, ये जो आपका लिया गया है। फिर जब दोबारा कराएंगे तो ये वाला वाई और ये आर बनेगा। इसके बाद जब फिर से कराएंगे इनका तो फिर ये वाई और ये आर बनेगा और फिर कराएंगे तो ये वाई और ये आर बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी लिया गया है। 1 मिनट, अभी आपको ये समझा देते हैं। इसी प्रकार से इसमें लिया गया है, इनको जब ये अलग अलग क्रॉस कराने के बाद लिया गया है तो जो ये आपका अनुपात निकाला गया है अभी हम बताते हैं कैसे। यहाँ पे तीनों एक लाइन बता देंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। यस आई नो। चलिए देखिए, इस y को जब इस y से गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल Y है और कैपिटल Y को कैपिटल Y से गुणा कराएंगे तो आपका कैपिटल Y ही बनेगा, ये रहा। और जब इस R को इस R से गुणा कराएंगे तो कैपिटल R ही है, दोनों कैपिटल R हैं, दोनों को रख दीजिए। फिर इसी Y और इसी R को इससे कराना है, ये कैपिटल Y है और एक यहाँ भी कैपिटल वाई है तो ये दोनों कैपिटल वाई हो गए। यहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ स्मॉल आर है तो यहाँ कैपिटल आर एक स्मॉल आर हो गया। फिर इसी को यहाँ पे भी कराना है, एक कैपिटल वाई है एक स्मॉल वाई, यहाँ पे एक कैपिटल वाई होगा और एक स्मॉल वाई और दोनों जगह कैपिटल आर है तो दोनों कैपिटल आर हो गए। इस प्रकार से इसी को फिर इससे कराएंगे, एक कैपिटल वाई है एक स्मॉल वाई और एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। इस प्रकार से आपका ये गुणा हो गया। और फिर जब दूसरी लाइन में आएंगे तो इसका गुणा इन सब में कराएंगे, फिर तीसरे का इन सब में कराएंगे, चौथे का भी इन सब में कराएंगे तो आपके ये चारों कॉलम तैयार हो जाएंगे। आशा करते हैं कि बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। जो चीज़ ना बन रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स के माध्यम से बताएं, हम अगले वीडियो में ये पूरा नियम आपको अच्छे से समझा देंगे। 1 मिनट, वन मिनट बच्चों, थोड़ा हैंगिंग प्रॉब्लम हो गई शेयर। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे देख लीजिए आपका ये रहा, कहाँ तक पहुँच गए थे ये। हाँ, अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपका जो दिया है चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि परागण की परिभाषा लिखिए, पुष्प के लंबकाट के नामांकित चित्र के द्वारा निषेचन क्रिया को स्पष्ट कीजिए। यानी परागण किसे कहते हैं और फर्टिलाइजेशन क्रिया को समझाना है इसमें। परागण एक पुष्प के परागकण जब किसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे परागण कहते हैं। यानी एक ही पुष्प के परागकण जब किसी अन्य जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो उसे परागण कहते हैं। फिर क्या कह रहा है, पुष्प के लंबकाट का नामांकित चित्र द्वारा निषेचन क्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका निषेचन थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, ये लेकिन ये है वहीं पे नीचे दिया हुआ है, ये पुष्प के लंबकाट का नामांकित चित्र बना हुआ है। और इसके बाद निषेचन ये आपका लिखा है कि निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन के कारण बीजांड से बीज और अंडाशय से फलावरण बनता है। निषेचन के पश्चात कह रहा ना इसमें, तो निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज और अंडाशय से फलावरण बनता है और दोनों की सम्मिलित रूप से शेष क्या बनता है, सम्मिलित रूप होने से फल बनता है। आपका लास्ट क्वेश्चन यहीं पे था और ये आपका रहा पहला खंड। अब वो पहला सेट, अब दूसरा सेट करेंगे, अगले वीडियो में देखिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर ज़रूर करें सभी अपने दोस्तों को, ताकि घर बैठे आपको सारे अनसॉल्व पेपर के हल मिल सके। चलिए धन्यवाद।